नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों सोचिए, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर एक ही नैरेटिव क्यों ट्रेंड करता है? भारत में जल्द गृह युद्ध होगा, देश टूटने वाला है, और वो भी किसी नेता की वजह से। लेकिन जरा ठहरिए, क्या सचमुच भारत जैसा मजबूत लोकतंत्र कभी गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर की ओर जा सकता है? या फिर यह सब एक सोची समझी रणनीति है युवा पीढ़ी यानी कि जेन जेट को भड़काने का? कांग्रेस के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राहुल गांधी। इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में देश के युवाओं को, खासकर जेन जी यानी कि नई पीढ़ी की तारीफ की, और तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले असली विंग गार्ड जो हैं वह युवा हैं। राहुल गांधी का यह संदेश तब आया जब नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश में छात्रों और युवाओं के आंदोलन ने सरकार को तख्ता से उतार दिया, सरकार को पीछे जो है ढकेल दिया, या कुल मिलाकर हम कहें तो सरकार को जो है वह मार मार कर भगा दिया। वहीं दूसरी तरफ पूरे दक्षिण एशिया में युवाओं के नेतृत्व में आंदोलन की एक लहर देखी जा रही है, और इसके साथ ही यह संदेश 2025 और 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं को जोड़ने और उनकी रणनीति का हिस्सा के रूप में जो है वो माना जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी लिखा कि देश का युवा, देश का छात्र जेन जी संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा और वोट चोरी को रोकेगा, और राहुल गांधी हमेशा उनके साथ खड़े। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक भावनात्मक संदेश नहीं है, बल्कि कांग्रेस की ओर से एक रणनीतिक दाव है। और आज के वीडियो में हम सिर्फ इस बयान के ऊपर ही चर्चा नहीं करेंगे, इस बयान के पीछे का जो खेल चल रहा है उसको हम समझेंगे। हम समझेंगे कि किसने और क्यों यह मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पर ऐसा नैरेटिव बार बार कैसे फैलता है, और सबसे अहम सवाल कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की कंडीशन आ सकती है? क्या भारत सिविल वॉर या गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, या ये सब केवल राजनीति के लिए किया गया शोर है? साथियों, आज की इस वीडियो के अंत तक आपके पास इस सवाल का जवाब होगा कि भारत में क्या गृह युद्ध होगा, सच्चाई क्या है, या सिर्फ ये डर को बेचने की एक राजनीति है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जेन जेड प्लान, भारत में क्या गृह युद्ध होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और राहुल गांधी की एक कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको पता होगा कि कल मीडिया को संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने जो है वो वोट चोर, गद्दी छोड़, या मोदी वोट चोर है, ऐसे करके कई सारे बयान थे, और उन्होंने बहुत सारे बातें की, वोट चोर फैक्ट्री है ना, और द है ना, फिर उसके बाद इन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे जो है वो लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो राजनीतिक इन्होंने अपनी बात की, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट आया उस पर हमें बात करना है। लेकिन सबसे पहले हमें दोस्तों भारत के बारे में जानना है, और भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, कोई स्वर्ण है, कोई उत्तर भारतीय है, कोई दक्षिण भारतीय है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल तेलुगु मराठी बोलता है। यानी कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में विविधता है, और भारत की विविधता ही भारत की ताकत है ना। यानी कि हम कहते हैं कि हम विविधता में एकता के परिचय हैं, लेकिन यही डाइवर्सिटी कभी कभी जो है वह कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाती है। यही डाइवर्सिटी, यही विविधता जो है वो कई बार विवाद या संघर्ष का जो है वह रणभूमि भी बन जाता है। और राजनीति में अगर हम बात करें तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो हमेशा इस खेल का मजा लेते हैं, और खेल क्या है? डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और शासन करो। चुनाव में हमेशा नेता यही चाहते हैं कि लोग एकजुट ना रहें। अगर लोग एकजुट रहेंगे तो वोट का प्रेडिक्शन करना यानी कि अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नेता छोटे छोटे विवादों को बड़ा करके दिखाते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया इन सारी बातों को और बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, और असली जो मुद्दा है बेरोजगारी का, असली मुद्दा शिक्षा का, असली मुद्दा विकास का, वो कहीं पीछे छुप जाता है, और सामने क्या आता है? हिंदू, मुस्लिम, दलित, स्वर्ण, यही सब हमें देखने को मिलता है। यानी कि
कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बार बार ऐसे ही नैरेटिव जो है वो उठाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू बनाम मुस्लिम, मंदिर बनाम मस्जिद, त्योहार बनाम नारेबाजी, ड्रेस के बारे में बात होगी, आपने हरा पहना है कि आपने गिरुआ पहना है। वहां से अगर आप बच गए तो जाति, दलित बनाम स्वर्ण, जातिगत जनसंख्या गणना, ओबीसी बनाम फॉरवर्ड कास्ट, रिजर्वेशन, राजशाही, रिप्रेजेंटेशन, ऐसे कई सारे विवाद जो है लेकर आते हैं। अगर धर्म और जाति का खेल काम नहीं आया तो फिर क्षेत्रीय और भाषाई लड़ाई लड़वाते हैं। तुम तो भैया उत्तर भारतीय हो, तुम तो भैया दक्षिण भारतीय हो, तुम तो हिंदी बोलने वाले हो, तुम तो गैर हिंदी बोलने वाले हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार से जो राजनेता है वो यही चाहते हैं कि भैया तोड़ो और शासन करो, इनको एकजुट मत होने दो। और इसी राजनीतिक में अगर हम बात करें तो पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ता रहता है और हर घटना को पॉलिटिकल रंग देकर लोगों को डिवाइड करने का काम जो है वो होता रहता है। फिर प्रश्न आ रहा है कि क्यों लग रहा है कि भारत में सिविल वॉर होने वाला है, भारत में गृह युद्ध होने वाला है। साथियों, जब भी ये नैरेटिव बार बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है तो लोगों को लगता है कि कहीं देश हमारा टूटने वाला तो नहीं है, भारत में कहीं गृह युद्ध तो नहीं होने वाला है। लेकिन असलियत यह है दोस्तों कि जमीन पर इतने बड़े क्लैशेस हमारे यहां नहीं होते हैं। हमारे यहां ज्यादातर जो क्लैशेस है वो सोशल मीडिया के द्वारा ओवर हाइप किए जाते हैं और राजनीति की यही स्ट्रेटजी होती है, यानी कि परसेप्शन करो और रियलिटी से परसेप्शन जो है वो हमेशा दूर है। यानी कि साथियों, भारत की डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है, भारत की विविधता ही हमारी शक्ति है, लेकिन राजनीति और मीडिया इसे कभी कभी हमारी कमजोरी भी बना देते हैं। सोशल मीडिया खोलो तो लगेगा कि हिंदू जो है वो मुसलमान को मारने जा रहा है, मुसलमान जो है वो हिंदुओं को काटने जा रहा है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत तो ये लोग जो है वो आपस में जो है वो दंगल कर रहे हैं। स्वर्ण जो है वो दलितों को मार रहा है, दलित जो है वो स्वर्ण से शोषित हो रहा है। और कुल मिलाकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया इन्हीं सारी चीजों से घिरा हुआ है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया छोड़ दोगे, जब आप टीवी देखना बंद कर दोगे तो आपको लगेगा कि अरे आपके देश में तो बड़ी शांति है। आप जब ग्राउंड पर जाओगे तो देखोगे कि यार यार ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो स्वर्ण है, ये तो दलित है, ये तो उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय है, ये सभी मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। शादी ब्याह में भी लोग एक दूसरे को जो है वो खुशी खुशी मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है कि धरातल पर यानी कि ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है और सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल आपके लिए क्रिएट किया गया है। और यही फर्क समझे बिना लोग जो है वो यह समझने लगते हैं कि हमारे देश में भी जो है वह गृह युद्ध की नौबत आ गई है, हमारे देश में भी जो है वह सिविल वॉर हो सकता है। लेकिन ये जो बात हो रही है जनजट के बारे में, ये जनजट की ताकत को क्यों बार बार याद दिलाया जा रहा है, और इसको लेकर अगर हम बात करें, जब राहुल गांधी का बयान आया तो रविशंकर प्रसाद जो भाजपा के सांसद हैं, इन्होंने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं से विश्वासघात कर रहे हैं, वह विपक्ष के नेता के पद की गरिमा भी गिरा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो राहुल गांधी ने जो पूरी की पूरी बातें कही हैं कल, वो देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है राहुल के द्वारा। राहुल ने कहा है कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक क्यों चलते हैं? एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, जानबूझकर ऐसे वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके? आरोप और क्या है? चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे, आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा। न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए, चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। ऐसा सारा आरोप जो है वो राहुल गांधी लगाए हुए हैं। गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से सांसद हैं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को नेपाल की तरह गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। राहुल हताश है, इसलिए वो भी कभी पीएम मोदी की नकल करते हैं, कभी जेंजी की बात करते हैं, और ये कभी मुसलमानों को भड़काते हैं और कभी ऊल जुलूल बातें करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि जेंजी की बात कर रहे हैं और हम फिर से इसी पे डिस्कशन करेंगे आपके साथ, किस माफ कीजिएगा जनजट की बात कर रहे हैं। तो ये जनजट की ताकत है क्या? दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना यह जरूरी है कि जनजट क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत में हर साल करीब 2 करोड़ नए वोटर जुड़ते हैं। 2029 तक की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो है वह 12 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। और ये वो वोटर है
जो पुराने नेताओं को जानते हैं और नए पुराने के वादों को मानते हैं। इनका वोट पूरी तरह से अगर हम बात करें तो मुद्दों पर है, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर है और इंस्टेंट करेक्ट कनेक्शन के ऊपर आधारित होता है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर वह इस पीढ़ी का भरोसा जीत लेते हैं तो कांग्रेस की किस्मत जो है वो बदल सकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह ऐसा कर पाएंगे। राहुल का जो जनजेट प्लान है वो प्लान ये है कि राहुल का पूरा जो फोकस है वह सीधे कनेक्ट करने का फोकस है, बिना ट्रेडिशनल राजनीति के। और इस प्लान के लिए राहुल जो है वो तीन बड़े हिस्से पर फोकस करना चाहते हैं। सबसे पहला, सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिविज्म करना। सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिविज्म का मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और पॉडकास्ट पर ज्यादा एक्टिव होना, मीम कल्चर को जो है अपनाना और रिलेटेबल कंटेंट जो है वो बनाना। दूसरा, नॉन पॉलिटिकल मैसेज देना, यानी कि राहुल चाहते हैं कि वो इस पीढ़ी को, जिसको कि हम जन जेड कह रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है, लगभग 12,000 माफ कीजिएगा 12 करोड़ के आसपास की जो युवा 2029 तक लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगी, उनके सामने राहुल गांधी अपने आप को सिर्फ नेता की तरह नहीं पेश कर रहे हैं, उनके साथ एक ऐसे इंसान के रूप में जोड़ रहे हैं जो कि उनके बीच का है। यानी कि राहुल हमारे बड़े भैया हैं, राहुल हमारे बीच के हैं और इसीलिए वो कभी जिम में, कभी साइकिलिंग में, कभी कुकिंग में, कभी कैजुअल टॉक जो है वो करते रहते हैं। राहुल गांधी को यह बात पता है कि सिस्टम के खिलाफ युवा की आवाज बनना जो है उनके लिए फायदेमंद है, सरकार पर सीधे वार लेकिन युवाओं की भाषा में। और ये प्लान अगर हम बात करें तो मॉडर्न भी है और स्मार्ट भी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रिस्क जो है वो छुपा हुआ है। कैसे? अगर राहुल गांधी इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये बैकफायर भी हो सकता है, हो सकता है कि प्लान उल्टा भी पड़ सकता है। एक तरफ मीम्स की बात हो रही है, दूसरी तरफ मैसेज की बात हो रही है, तो कहीं मीम्स और मैसेज का कंफ्यूजन ना हो जाए। जेन जेड को मीम्स ज्यादा पसंद है, युवाओं को मीम्स ज्यादा पसंद है, जैसे कि विनोद पंचायत वाला, देख रहे हो ना विनोद, प्रधान जी। तो मीम्स के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही, लेकिन राजनीति सिर्फ मीम से नहीं चलती। अगर कांग्रेस का मैसेज सिर्फ फन कंटेंट तक ही सीमित रह गया तो वोटर उन्हें सीरियस नहीं लेंगे। राहुल को लोग मनोरंजन करता समझेंगे, ना कि नेता। दूसरा, राहुल गांधी रियल और वर्चुअल डिस्कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में हो सकता है कि आपके विचारों को देखकर लोग लाखों करोड़ों में जो है वो लाइक्स दे देंगे, लेकिन ग्राउंड पर क्या वो वोटर बनकर आएंगे? ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। 2019 और 2024 में कांग्रेस ने इस प्रकार की कई गलतियां दोहरा दी हैं। इसके अलावा कांग्रेस का जो कोर वोटर है, कांग्रेस का जो पुराना वोटर है, जो किसान है, जो बुजुर्ग है, जो पारंपरिक परिवार है, उन्हें लगता है कि राहुल अब सिर्फ अर्बन एलीट यूथ, यानी कि जो शहर के बड़े यूथ है, युवा है, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं और इससे कांग्रेस का जो कोर बेस है वो कहीं ना कहीं खिसक गया। जेन जेड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि यह जो पीढ़ी है वो तुरंत किसी से प्रभावित हो जाती है और तुरंत जो है इनका मूड जो है बदल जाता है। और आज राहुल गांधी हो सकता है कि ट्रेंडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन किसी और कोई मीम्स अगर इनका वायरल हो जाएगा तो हो सकता है कि ट्रेंडिंग ना करे, यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है और कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है इसमें अंतर भी। जहां राहुल गांधी इंस्टाग्राम के रील्स पर फोकस कर रहे हैं, वहीं बीजेपी जो है वो ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट कर रही। मोदी ऐप, माइक्रो डोनेशन, डाटा ड्राइवन आउटरीच, गांव गांव तक डिजिटल फिजिकल दोनों नेटवर्क का प्रयोग जो है वो भाजपा कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बूथ तक जो है मैसेज पहुंचाया जा रहा है। यानी कांग्रेस जो है वह वर्चुअल लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीजेपी जो है वह रियल और वर्चुअल दोनों की दोनों लड़ाई लड़ रही है और वह दोनों लड़ाई लड़ के जो है वह कब्जा बनाए हुए। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं, समझते हैं। आपके स्क्रीन पर ये निशिकांत ठाकुर हैं और इन्होंने भी जो है
जेन जेड जो मूवमेंट के ऊपर इन्होंने, माफ कीजिए निशिकांत दुबे है, बीजेपी के एमपी हैं, ठीक, इन्होंने भी जो है वह जेन जेड के, क्योंकि जेन जेड की जब भी बात आ रही है तो दिमाग में बांग्लादेश, दिमाग में श्रीलंका, दिमाग में नेपाल चलने लग रहा है, और डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में भी इस प्रकार के प्रयास किए जाएं कि देश की जो है वो छवि खराब हो जाए, देश को जो है टूटा जाए। और हमने कहा कि इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 1.2 बिलियन पीपल जो है वो इंडिया में है, सबसे बड़ी। और हमने कहा कि नैरेटिव जो भड़काए जाते हैं वो कैसे हैं, धर्म आधारित हिंदू बनाम मुस्लिम, जाति आधारित दलित बनाम स्वर्ण, क्षेत्रीय आधार उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदी बनाम गैर हिंदी, राजनीति सरकार बनाम विपक्ष, इस प्रकार की राजनीति को भड़काया जाता है। ठीक, अब राहुल गांधी कह रहे हैं, जब राहुल गांधी से कल मीडिया ने सवाल पूछा कि अगर आपके पास वोट चोरी के सबूत हैं तो आप कोर्ट तक क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, लोकतंत्र का बचाना का काम मेरा नहीं है, मेरा काम अपोजिशन के लीडर के नाते सरकार के ऊपर प्रेशर देना है, सरकार के ऊपर दबाव देना है। तो फिर लोकतंत्र को कौन बचाएगा, डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा, तो इन्होंने कहा जेन जेड ने, युवा बचाएंगे, और जेन जेड जो है वह वोट चोरी को भारत में रोकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर युवाओं को आप क्या कर रहे हैं, युवाओं को आप भड़का रहे हैं, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो इस प्रकार की स्थिति से भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कुछ और बन जाती है। फॉरेन मीडिया या रिसर्च ग्रुप भारत को लेकर अलग ही नैरेटिव जो है वो सेट कर लेते हैं। वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न थिंक टैंक्स को अक्सर यह लगता है कि भारत बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स, विविधता से भरा हुआ देश है, यहां अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो हो सकता है कि कभी भी इनके बीच में अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने क्षेत्र को लेकर गृह युद्ध छिड़ सकता है। और ऐसा वो क्यों सोचते हैं, क्योंकि कई बार हमारे देश में कुछ हिंसा देखने को मिलता है, जैसे मणिपुर में हमने कुकी और मैतियों का जो है वो जातीय संघर्ष देखा। हमारे देश में कई बार हिंदू बनाम मुस्लिम दंगे देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं, ना कि पूरे भारत में। यानी कि एक जगह पर दिक्कत है, लेकिन पूरे भारत में जो है वह यह कह देना कि इससे पूरा भारत अनस्टेबल है, यह सही नहीं है। लेकिन विदेशी मीडिया इसको ऐसा ही दिखाती है। भारत में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन पूरा देश सिविल वॉर में नहीं है, यह बात विदेशी मीडिया नहीं दिखाती। ये जितने भी आपको लड़ाई, ये संघर्ष दिख रहे हैं, मणिपुर का मामला मणिपुर के कुकी और मैतेई तक ही था, वो वहां का लोकल झगड़ा था, लोकल कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उसको नेशनल लेवल पर जो है वो दिखाया जा रहा है। भारत में चुनाव होते हैं, भारत में कोर्ट्स और सरकार अपना काम कर रही हैं, लोग साथ में रहते हैं, शादी ब्याह पढ़ाई कामकाज सब कुछ साथ में चलता रहता है। लेकिन बाहर वाले वो भारत के बारे में बता रहे हैं कि भैया भारत में बहुत खतरा है, और हकीकत उतना बड़ा नहीं है जितना वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न थिंक टैंक भारत को लेकर कहते हैं। प्रश्न है वो ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों ये सारा का सारा जो है वो हेडलाइंस का खेल है। सिविल वॉर जैसी बात लिखेंगे तो खबर सबसे ज्यादा बिकेगी। जियोपॉलिटिक्स में कुछ देश चाहते हैं कि भारत को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक कमजोर देश बनाएं, एक कमजोर देश की छवि के रूप में भारत को रखा जाए। और थिंक टैंक का काम ही होता है कि खतरे की वार्निंग देना, भले ही ग्राउंड पर रियलिटी उससे अलग। और भारत के खिलाफ जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डीप स्टेट काम कर रहा है, भारत के खिलाफ बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भारत में जो है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहे, जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष जो हो। तो साथियों फॉरेन मीडिया की जो हेडलाइन होती है कि इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर, लेकिन जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे। क्या आप रोज अपने आसपास लड़ाई देख रहे हैं? नहीं ना। हां, कुछ जगह पर आपको गंभीर हिंसा दिख रही है, लेकिन पूरे देश में लोग साथ साथ में रह रहे हैं, लोग साथ में पढ़ते हैं, काम करते हैं, और यही फर्क है परसेप्शन का और रियलिटी का। भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत जब लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, तो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत मजबूत है। चाहे भारत के हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे भारत के जुडिशरी की बात करें, चाहे भारत के मीडिया की बात करें, चाहे भारत की सिविल सोसाइटी की बात करें। भारत का इलेक्शन कमीशन हर 5 साल में 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोट डलवाता है। भारत की न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी अगर सरकार गलत करे तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। भारत की मीडिया, भारत का सिविल सोसाइटी गलतियों को उजागर करता है, पब्लिक डिबेट कराता है, और ये सब मिलकर चेक और बैलेंस का काम करते हैं। मतलब कोई भी शक्ति जो है वह एब्सोल्यूट नहीं।
सोशल टेंशन तो है, लेकिन सीमित दायरे में। भारत में हिंदू और मुस्लिम दंगे तो होते हैं, जातीय संघर्ष होते हैं, रीजनल प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये पूरे देश में नहीं फैलते। जैसे कि हमने मणिपुर का उदाहरण लिया, महाराष्ट्र में हमने देखा है हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई हुए, अभी तमिलनाडु की बात की, लेकिन वहीं तक था, प्रॉब्लम लोकलाइज था। भारत की जो स्टेट कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करें, स्टेट कैपेसिटी का मतलब भारत की आर्मी, भारत का पुलिस सिस्टम, भारत का फेडरल सिस्टम, तो भारतीय सेना के बारे में बात करें या भारत पुलिस के बारे में बात करें या फेडरल व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, तो दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सेना में से एक अगर कोई है तो भारत की सेना। हर राज्य में पुलिस और केंद्रीय बल है, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी। फेडरल सिस्टम की बात करें, संघीय व्यवस्था के बारे में बात करें, तो भारत में केंद्र और राज्य मिलकर किसी संकट को संभालते हैं। और कहीं हिंसा बढ़े तो सरकार तुरंत उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा देती है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगा देती है, वहां आर्मी भेज देती है। अगर कहीं समस्या प्राकृतिक आए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे टीम जो है वो काम करने लगती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में सिविल वॉर हो सकता है? आपको लगता है कि भारत में गृह युद्ध हो सकता है? साथियों, सिविल वॉर के लिए कुछ बातों का होना आवश्यक है, जैसे कि पूरे देश में लगातार आर्म्ड ग्रुप्स का बनना, सरकार का कोलैप्स हो जाना, आर्मी और पुलिस का टूट जाना। क्या भारत में आपको कहीं ऐसा दिखता है? नहीं ना। तो जब ये दिख ही नहीं रहा है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि भारत में सिविल वॉर हो सकता है? यानी कि भारत में ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां तो सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन अपना काम करते रहता है। यानी कि सिविल वॉर वाली हालत बनने का यहां सवाल ही नहीं। तो जब भी कोई आपसे कहे कि भारत में गृह युद्ध होगा, तो समझ लीजिए कि बस डर फैलाने वाली बात हो रही। और हकीकत यह है कि भारत बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और हमारे पास हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारे कोर्ट्स है, हमारे आर्मी, हमारी पुलिस है, और सबके सब मजबूत है। हाँ, लेकिन कुछ दिक्कत है। कभी धर्म के नाम पर लड़ाई, कभी जाति और भाषा के नाम पर लड़ाई, लेकिन ये पूरे देश में सिविल वॉर नहीं बनने देते। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए असली चैलेंज सिविल वॉर को रोकना नहीं, बल्कि सोशल हार्मनी बनाए रखना है, सब साथ में मिलकर है। हमें विविधता में एकता की बात करना है। हमारा जो विविधता, हमारी जो डाइवर्सिटी है, वही हमारी ताकत है, वो हमारी वीकनेस नहीं, वो हमारी कमजोरी नहीं है। इंडिया सिविल वॉर से नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हम हार्मनी को नहीं बचाएंगे तो सोसाइटी जरूर जो है वो कमजोर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और अपने विचार को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ऐसे मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। विवाद, लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, मित्रों को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अंततः एक ही चीज कहूंगा, अपने विचार हम तक पहुंचाइए, हमें पता भी तो चले कि आप क्या सोचते हैं। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।